हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। इस साल जो आपका PT1 होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस पेपर को PT1 के रिगार्डिंग जो भी ये पेपर है इसको सोल्व करूँ, इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, टाइम इसमें 90 मिनट मिलेंगे और 40 मार्क्स का टोटल ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो इसमें 18 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए में आपके क्या रहेंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री एज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो इसको किसने डिवाइड करा था? जेम्स मिल ने। किसने? जेम्स मिल ने। ब्रिटिश अवधि में भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम विभाजित किसने किया था? ठीक है, तो वो आएगा आपका जेम्स मिल ने। ठीक है, और हमारे अब मॉडर्न में कैसे डिवाइड कर दिया इसको? देखो, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। एंशेंट आता है, ठीक है, और आपका मेडाइवल हिस्ट्री होता है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है। इस वे में आपका डिवाइड हो चुका है अब इस टाइम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सोइल इरोजन। ठीक है, सोइल इरोजन को चेक करने के लिए देखो, मिट्टी का कटवा खड़ी ढलानों पर की जांच की सबसे उपयुक्त निम्न विधि जो एक है वो क्या है आपकी? सी, टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, उसमें ऐसे करते हैं कल्टीवेशन, टेरेस, ऐसे सीढ़ियाँ बना के, स्टेप लगा के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेरेस कल्टीवेशन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या लिख रखा है? व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के शासक से एक चार्टर कब हासिल किया? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, 1600। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक रिसोर्सेज आर। ठीक है, तो जैविक संसाधन है, इसमें से आपका क्या आ जाएगा? ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी, ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, जीवित चीज़ों से ली गई। ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा इसमें बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम, और एक अबायोटिक होता है, वो नॉन लिविंग वाला होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इस तरह से आ जाएगा, MCQ टाइप में है, लेकिन इसको फिल करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, देयर आर डैश फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वो आपको सभी को मालूम होना चाहिए, वो कितनी है? 6 है। ठीक है, इसके बारे में बताना कि 6 कौन कौन सी है, कमेंट में बताना मुझे कि 6 कौन कौन सी है। ठीक है, कमेंट में टाइप करना है इसका आंसर। तो इसका जो MCQ में आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, 6 होगा। 6 कौन से वो आपको कमेंट में टाइप करना है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7, हु वॉज रिगार्डेड एज द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, इनमें से कौन मैसूर के शेर के रूप में माना जाता था? ठीक है, तो मैसूर के शेर के रूप में कौन माना जाता था? वो माना जाता था आपका टीपू सुल्तान। कौन माना जाता था? बी, इसका बी आ जाएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हम आ रहा, टीपू सुल्तान इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, ये वाला तो हमारा पार्ट ए दोस्तों हमारा खत्म हो चुका है। अब हम पार्ट बी को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी में देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ठीक है, अब देखो, इसके जो सॉल्यूशन है ना, मैंने इंग्लिश में आपको मैं बता दूंगा। अगर इनके हिंदी में भी चाहिए ना आपको सॉल्यूशन, इसके हिंदी में भी चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, उसका फिर देखते हैं नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका एक बार आप कमेंट कर देना कि इसका आंसर भी आपको हिंदी में चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में तो मैं आपको अभी करा ही दूंगा। ठीक है, हिंदी में चाहिए तो कमेंट में टाइप कर देना। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका, देखो, व्हाट इज मेंट बाय सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का आप आंसर कैसे लिखेंगे अपने पेपर में? देखो, इस तरह से, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको,
देखो ये सारे आंसर मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें लिखेंगे सेकुलरिज्म जनरली रेफर टू द सेपरेशन, क्या होता है ये, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम अ स्टेट। देखो ये मेन लाइन है ये, टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम अ स्टेट, ठीक है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट फॉर द कंट्री टू प्रैक्टिस its democracy. Most of the countries have people of more than one religion who reside within the state. क्या होता है हमारी जैसे कंट्री में, हमारे देश में क्या है, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनमें नो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उनमें ऐसे तो नहीं भेदभाव करते हैं हम, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसमें लिखना मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव पीपल, जैसे हमारी, ठीक है, मोर देन वन रिलीजन हु रिसाइड विद इन द स्टेट, ठीक है। यहाँ सेकुलरिज्म का बात होगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम ए स्टेट, ठीक है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट फॉर द कंट्री टू प्रैक्टिस इट्स डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी इसी वजह से हमारा डेमोक्रेटिक ये कंट्री है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, राइट एनी 2 पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ब्रिटिश सरकारी दस्तावेजों को क्यों संरक्षित किया था, अपने उत्तर 2 वाक्यों में लिखे, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर प्रिजर्व्ड बाय द ब्रिटिश एज दे थॉट दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एंड गवर्न अ कंट्री इन अ बेटर वे, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट लिख देना आप। फिर सेकंड आ जाएगा दे बिलीव्ड दैट इट वुड हेल्प देम टू सिस्टमैटिक द रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इन दिस वे दे कैन बी यूज लेटर ऑन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से ईजी वे में समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इस पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, एक रूल बुक होती है, क्या होती है, रूल बुक होती है जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल फ्रेम बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल यानी कि रूल, ठीक है, और लॉज ऑफ कंट्री आर फॉर्मुलेटेड। उसमें सारे फॉर्मूले दे रखे होते हैं, आर्टिकल वगैरह होते हैं ना, कि भाई जैसे फंडामेंटल राइट्स दे रखे इस आर्टिकल में आ रहे हैं, ठीक है, डेथ पेनल्टी इस आर्टिकल में आ रही है, तो सारे रूल्स उसमें दे रखे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन द राइट्स एंड ड्यूटीज, आपके राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, सिटीजन की, नागरिकों की, आर डिस्क्राइब्ड, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद गवर्नमेंट्स इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी से हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद गवर्नमेंट इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप ये बताना इसमें, चलो ये तो मैंने बता दिया, अब आप बताना हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर माना जाता है ना, वो किसको माना जाता है, कमेंट में टाइप करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी, ये क्या है आपका दीवानी, यहाँ पे दीवानी कर लेना, एन कर लेना, एन आई, ठीक है। हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी की इस धारणा का कैसे लाभ किया, ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखो इसके आपके को आंसर में क्या लिखो, क्या आ गया इसमें, देखो इसमें 3 पॉइंट लिखना है आपको क्या लिखना है, 3 पॉइंट्स लिखना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखना, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना। सेकंड पॉइंट ये लिखना, आफ्टर द अंजम्पशन ऑफ दीवानी गोल्ड वॉज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन एंड रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया वर इनफ टू फिनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिख देना, द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इंग्लैंड वॉज स्टॉप्ड, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिख देना आप अपने क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। ये वैसे भी 3 नंबर का है, तो तीनों पॉइंट 1-1 नंबर के हो जाएंगे, एग्जामिनर आपको 3 के 3 मार्क्स दे जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका रहा ना 3 मार्क्स का, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है, देखो कैसे बताएंगे आप अपने आंसर में, देखो इधर, तो आप बताएंगे सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, यहाँ से बताएंगे सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स दैट द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर सेपरेटेड, ठीक है। 3 ब्रांच होती है सेपरेट
गवर्नमेंट की, ठीक है, ये लिख देना पहले। फिर द 3 ब्रांचेस आर एज फॉलो, तो इसमें देखो पहला कौन सा आएगा, द लेजिस्लेटिव, द पार्ट दैट में पहला हो गया, देखो पहला होगा द लेजिस्लेटिव, ठीक है। सेकंड लिखना द एग्जीक्यूटिव, और थर्ड लिखना आप जुडिशियल ब्रांच, ठीक है। थर्ड क्या लिखना आप, जुडिशियल ब्रांच। अब इनके फंक्शन भी लिख देना। तो लेजिस्लेटिव का फंक्शन होता है द पार्ट दैट मेक्स लॉस, लॉस बनाना, ठीक है, पार्ट्स मेक्स लॉस। फिर एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है, द पार्ट दैट कैरीज आउट द लॉस, ये कैरी करता है लॉस को, एग्जीक्यूट करता है मतलब, ठीक है, ये लॉ बनाता है, ये एग्जीक्यूट करता है। और जुडिशियल ब्रांच क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है, द कोर्ट दैट डिसाइड इफ द लॉ हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है, ये डिसाइड करने वाला है, ठीक है। इस तरह से 3 पावर सेपरेट होती है हमारे गवर्नमेंट में, ठीक है, ब्रांच इस तरह से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, वाई शुड वी कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें क्यों गैर नवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका आंसर में क्या लिखोगे, वैसे जनरल आइडिया तो आपको होगा इसका, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये स्टॉक में कम होते हैं ना, पेट्रोल वगैरह कैसे बनते हैं आपके, बहुत मिलियंस ईयर में जाकर बनते हैं वो, और हम उसका कंजम्पशन बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो देखो इसमें कैसे लिखेंगे आप, देखो पहला पॉइंट लिखना नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स, ये आपके उसमें मतलब आर्टिफिशियल तो है तो नहीं, केमिकल लैब वगैरह में बना ले, ये तो नेचुरल होता है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा लिमिटेड स्टॉक, ये लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि इसको बनने में भाई साहब बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना वंस दे विल गेट डिप्लेटेड, ठीक है, इट विल नॉट रीजनरेट, इसको रीजनरेट नहीं कर सकते आप, ठीक है, जब भी खत्म होते हुए। थर्ड पॉइंट लिखना इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर देम टू गेट रीन्यूड, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनने में, ठीक है, और हम इनका कंजम्पशन बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं कोल पेट्रोल का, ठीक है। तो इसमें फिर लिख देना 3 पॉइंट के बाद 10 द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को देख लो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, 3 नंबर के हिसाब से इसको लिखना है ऐसे पॉइंट बना के, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नीचे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये क्वेश्चन है सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, ठीक है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, जल संरक्षण के 3 तरीके क्या हैं। अब देखो जल संरक्षण के 3 तरीके आप बता सकते हो, मैं मानता हूँ आप बता दोगे, लेकिन है ना इसको किस वे में बताना है। अब आपकी कौन सी क्लास है, 8th क्लास, तो 8th क्लास के हिसाब से बताना है आपको, ये नहीं है कि 6th 5th का जैसा लिख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको देखो कैसे लिखना है, देखो इस तरह से लिखना है। देखो सबसे पहले लिखेंगे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स शुड बी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने देखा होगा जिसमें रेन का जो वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसको यूज कर लिया जाता है वापस से, ठीक है, रीयूज, शुड बी फॉलोड इन विलेज टाउन्स एंड सिटीज़। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा 3 Rs, ये आपके चैप्टर में ही लिखा हुआ है, ठीक है, आप 5th चैप्टर देखोगे ना आपका जो फ्लेम वगैरह का है, पेट्रोलियम वाला है, ठीक है, उसमें एंड चैप्टर के दे रखा है 3 Rs, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे यूज 3 Rs, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इनको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इस प्रिंसिपल पर आप काम करेंगे तो आपका कम से कम वो होगा, ठीक है, वाटर का आप बचा सकते हो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एफर्ट शुड बी मेड बाय ईच इंडिविजुअल, आपको ईच इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करना पड़ेगा, एट अ पर्सनल लेवल टू कंजर्व वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जैसे नल खोल रहे हो तो उसमें देखो कि नल कब खोलना है और कब बंद करना है। टेप्स शुड बी क्लोज वाइल ब्रशिंग टीथ, हम ब्रश करते रहते हैं और खुला रहता है नल, उस टाइम बंद कर देना चाहिए ना, जिस टाइम आपका यूज हो तभी करना चाहिए उसको यूज, ठीक है। गार्बेज शुड नॉट बी डंप्ड इनटू वाटर बॉडीज एंड यूज्ड वाटर शुड बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट, ठीक है। इस तरह से ये सारे पॉइंट आप बना सकते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें एग्जामिनर आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं काटेगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वाई इज राइट टू इक्वेलिटी इम्पोर्टेंट इन अ कंट्री, ठीक है, क्यों एक देश में समानता का अधिकार महत्वपूर्ण है, ठीक है। वाई इज राइट टू इक्वेलिटी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री। तो देखो इसके आप क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखा होगे अपने एग्जाम में, देखिए, देखो ये 3 पॉइंट बना के आओगे आप अपने एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट बनाओगे इट ऑल्सो इंक्लूड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स,
ठीक है, पहला पॉइंट बना देंगे। सेकंड पॉइंट बनाएंगे, इन सिंपल वर्ड वी कैन से इट इज़ द राइट टू लिव विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट्स सिंपली इक्वालिटी कैसे बनाएंगे, वो 3 पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट हो, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो, टाइटल्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। अब थर्ड वाला देखो, इट्स सिंपली ट्रीट्स ऑल पीपल टू बी सेम, सभी के साथ समान ट्रीट हो, एंड नो बडी कैन गेट अ स्पेशल प्रिविलेज, एंड किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज ना दी जाए। ठीक है, नो बडी विच विल डिसऑनर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट आप यहीं से याद कर जाओ। ठीक है, और आपके अगर साइंस और मैथ के रिगार्डिंग, स्पेशली साइंस मैथ के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आता है ना, तो हमें कमेंट में टाइप कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप बस कमेंट कर देना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिसोर्स। डिफाइन रिसोर्स, सबसे पहले रिसोर्स बताएंगे हम। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। ठीक है, संसाधन परिभाषित करें, वास्तविक और संभावित संसाधनों के बीच किसी भी 2 मतभेद लिखें। ठीक है, 2 मतभेद भी लिखना है हमको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिसोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो रिसोर्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एनीथिंग दैट हैज़, देखो ये लिखेंगे रिसोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, जो ऐसी यूटिलिटी, कुछ फैसिलिटी जो सेटिस्फाई करे आपकी नीड्स को, आपकी ज़रूरत को, वो आपका रिसोर्स है। ठीक है, अब देखो इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट था ना, उसमें क्या क्वेश्चन था, डिफरेंस बताना है पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स। तो देखो आपकी बुक में से लिया गया है पार्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्स में आप क्या लिखेंगे और एक्चुअल रिसोर्स में क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट करके लिख देना। पहला इसमें लिखेंगे दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। इसमें लिखेंगे दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। ठीक है, ये फ्यूचर में, ये प्रेजेंट में। फिर इसके बाद दीज रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। ठीक है, इसमें लिखेंगे दीज रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी आर नोन। ये एंटायर क्वांटिटी नोन होती है, ये एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये हमको मालूम हो, और ये मालूम होती है। ठीक है, फिर इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, और इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना ना कोल डिपॉजिट्स इन रूरल रीजन्स ऑफ जर्मनी। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो यहाँ से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को हमको डिफाइन करना है। सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस और दूसरा है फेडरलिज्म। ठीक है, एक सहायक कंपनी अलायंस, इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो, और संघवाद क्या है। ठीक है, इन दोनों को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले देखो ये वाला अलायंस वाला। ठीक है, यहाँ से देख लो आप। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्सली। ठीक है, वेल्सली टू ब्रिंग प्रिंसली स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, पहली लाइन ये हो गई। दूसरा पॉइंट इसमें बना के लिखना, इन दिस सिस्टम एन इंडियन रूलर हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स मतलब सैनिक वगैरह। ठीक है, इन हिज स्टेट आइदर बाय गिविंग सम ऑफ हिज टेरिटरीज और बाय पेइंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट बना के लिख देना आप अपने एग्जाम में, इसके क्वेश्चन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फेडरलिज्म था। इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, मोर देन 1 लेवल। ठीक है, इसके बाद सेकंड इसमें बना के लिखना, दीज आर एट द स्टेट एंड एट द सेंट्रल लेवल। इसमें स्टेट भी होता है और सेंट्रल लेवल भी होता है। ठीक है, सिटीजन्स आर गवर्नड बाय लॉज पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों का सहयोग होगा, जैसे फेडरलिज्म है। ठीक है, इस तरह से आप ये कर लेना। ठीक है, ये दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड वाले का, फेडरलिज्म और इसका। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी का एक आरेख प्रोफाइल बनाई है। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे आप। देखो सॉइल प्रोफाइल डायग्राम में इस तरह से आपको बनाना होगा। ये बुक का ही डायग्राम आपका, यहाँ पे आर लिखना, बेड रॉक। देखो यहाँ से चलेंगे,
ठीक है। आर सबसे पहले बेड रॉक, फिर नीचे ये बनाना पेरेंट मटेरियल सी, फिर इसके बाद ये बनाना बी सब सोइल, फिर इसके बाद ए बनाना टॉप सोइल, फिर इसके बाद ऊपर ही ऊपर ओ ह्यूमस और ऑर्गेनिक। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपने एग्जाम में बनाकर आ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इस तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।